सीटेड CDP। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? परवरिश की शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचा, संरचना, विद्यालय अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? परवरिश की शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचा, संरचना, विद्यालय अनुभव, व्यक्तिगत रुचियाँ। 1, 2, 3, 4। एक बच्चे की वृद्धि और विकास से तात्पर्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन और प्रगति से है। परवरिश की शैलियाँ, जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं, वह बच्चे के संवेदनात्मक, संरचना, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। आनुवंशिक संरचना, माता पिता के विरासत से मिले आनुवंशिक कारक बच्चे के शारीरिक और संज्ञानात्मक लक्षणों के साथ साथ कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय अनुभव, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षण विधियाँ, विद्यालय का वातावरण और सहकर्मियों के शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया एक बच्चे के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को आकार दे सकती है। व्यक्तिगत रुचियाँ, एक बच्चे की व्यक्तिगत रुचियाँ, प्राथमिकताओं और प्रतिभाएँ उनकी गतिविधियाँ, अधिगम और कौशल और उत्साह के विकास में संलग्नता को प्रभावित करती हैं। बच्चे में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। एक आयामी और रैखिक होते, वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तनीय है और पैर से अंगुली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। बच्चे में विकासात्मक परिवर्तन, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन है वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। बच्चे में विकासात्मक परिवर्तन न केवल आनुवंशिक वंशानुगत कारकों से प्रभावित होते हैं, बल्कि उनके पर्यावरण, अनुभवों और सांस्कृतिक संदर्भ से भी प्रभावित होते हैं। प्रकृति, आनुवंशिकी और पालन पोषण, पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिक प्रवृत्ति और पर्यावरणीय प्रभावों के बीच इस अंतःक्रिया के
परिणाम स्वरूप बच्चे में विविध और बहुआयामी विकासात्मक प्रक्षेपों को देखे जाते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालता है कि बच्चे में विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। बच्चे में विकास संबंधित परिवर्तन हमेशा सार्वभौमिक नहीं होते। वे सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और प्रथाओं में अंतर के कारण सांस्कृतिक में भिन्न हो सकते हैं। विकासात्मक परिवर्तन बहुआयामी होते हैं और हमेशा रैखिक नहीं होते हैं। बच्चे एक साथ विभिन्न क्षेत्रों शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक में विकसित होते हैं और उनकी प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दरों पर हो सकती है। विकासात्मक परिवर्तन पूरी तरह से अपरिवर्तनीय या पैर से सिर तक बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। बच्चों के विकास में जटिल अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं और व्यक्तिगत भिन्नताओं और विकासात्मक प्रारूप के आधार पर भिन्नताएं दिखाई दे सकती हैं। अभिकथन: ये सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं का तर्क और बाल्यावस्था सार्वभौमिक और एक आयामी है। अभिकथन: सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। गलत है। बाल्यावस्था सार्वभौमिक और एक आयामी है। गलत है। ये और दोनों गलत है। अभिकथन में कहा गया है कि सभी संस्कृति में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। यह सत्य नहीं है। सामाजिक मानदंडों, प्रथाओं और पर्यावरणीय कारकों के अंतर के कारण विभिन्न संस्कृतियों के विकासात्मक प्रक्षेप पथ भिन्न हो सकते हैं। तर्क आर का दावा है कि बाल्यावस्था सार्वभौमिक और एक आयामी है। हालांकि बाल्यावस्था वास्तव में जीवन का एक सार्वभौमिक चरण है, लेकिन यह एक आयामी नहीं है। बाल विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक सहित विभिन्न आयाम शामिल होते हैं और यह आयाम प्रत्येक बच्चे के लिए विभिन्न दरों पर और विभिन्न भिन्न तरीकों से विकसित हो सकते हैं। अभिकथन समाजीकरण स्कूल में ही तब होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। अभिकथन: समाजीकरण स्कूल में ही तब होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। गलत। तर्क आर स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। गलत। ये और दोनों गलत है। समाजीकरण
करण से तात्पर्य उस जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया से है जिसमें मध्य से अधिक किसी विशेष सामाजिक या समूह के सदस्यों के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक, सामाजिक और पारस्परिक ज्ञान कौशल और व्यवहार प्राप्त करते हैं। अभिकथन ए में कहा गया है कि सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। सामाजिकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को जन्म से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, व्यवहारों और सांस्कृतिक प्रथाओं की सीखना और आत्मसात करना शामिल है। सामाजिकरण न केवल स्कूल में बल्कि परिवार, समुदाय, सहकर्मी समूह और अन्य विभिन्न सामाजिक संदर्भों में भी होता है। कारण आर का दावा है कि स्कूल द्वितीय सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। यह कारण सत्य नहीं है, जबकि स्कूल वास्तव में द्वितीय सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। धार्मिक संगठन, मीडिया और सामुदायिक समूह जैसे अन्य संस्था भी हैं जो द्वितीय सामाजिकरण में योगदान देते हैं। यह संस्थाएं पारिवारिक संदर्भ से परे किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और व्यवहार को आकार देने में भूमिका निभाती हैं। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोयल बर के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? उत्तर परंपरा स्तर, पूर्व परंपरा अमूर्त स्तर, परंपरागत स्तर। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोयल बर के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? पूर्व परंपरागत स्तर। लॉरेंस कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत एक व्यापक ढांचा है जो उन चरणों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी नैतिक तर्क और नैतिक निर्णय लेने की क्षमताओं को विकसित करते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर में व्यक्ति अपने नैतिक निर्णयों का आधार सौहित और सजा से बचना चाहते हैं। सीमा एक सजा मिलने का डर है। पकड़े जाने और सजा से बचने के लिए अपनी मम्मी की अनुमति के बिना मिठाई न खाना इस स्तर की विशेषता है। इस स्तर में व्यक्ति मुख्य रूप से अपने कार्य के संग के लिए परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए नियम का पालन करते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर पूर्व परंपरागत स्तर है।
जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन, पुनर्बलन, पूर्वाभ्यास, कलन विधि। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन, 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 अनुकूलन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अनुकूलन एक केंद्रीय अवधारणा है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, नई जानकारी की आत्मसात करते हैं और नए ज्ञान या अनुभवों को शामिल करने के लिए अपनी मौजूदा मानसिक संरचनाओं स्कीमा को समायोजित करते हैं। अनुकूलन में निम्नलिखित दो पूरक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। आत्मसात करण यह तब होता है जब नई जानकारी मौजूदा मानसिक संरचनाओं में शामिल हो जाती है। व्यक्ति नए अनुभवों की व्याख्या अपने मौजूदा ज्ञान को आधार पर करते हैं। समायोजन, इसमें नई जानकारी या अनुभवों को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए नई मानसिक संरचनाओं स्कीमा को संशोधित करना या उनका निर्माण करना शामिल है, जिन्हें आत्मसात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए संज्ञानात्मक संरचनाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के 7 चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुनिए। संवेदी गामक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, वस्तु अस्तित्व का प्रारंभ, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के 7 चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुनिए। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था चौथी और अंतिम अवस्था है। यह आमतौर पर 11 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है और वयस्क होने तक जारी रहती है। इस अवस्था के दौरान व्यक्ति अधिक उन्नत और अमूर्त चिंतन क्षमताओं की विशेषता वाले संज्ञानात्मक विकास के उच्च स्तर तक पहुँचते हैं। इसकी विशेषता अमूर्त रूप से चिंतन करना, कल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क में संलग्न होना और समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने की क्षमता है। इस अवस्था के दौरान व्यक्ति परिकल्पनाएं तैयार कर सकते हैं और परीक्षण कर सकते हैं, कई संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं और अमूर्त
परिदृश्य के बारे में चिंतन कर सकते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम है। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे को सीखने में सक्षम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? संवाद, व्याख्या, सजा, पुरस्कार। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। संवाद। एक रूसी मनोवैज्ञानिक लेवाइगोस्की ने अधिगम और संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया और संवाद के महत्व पर बल दिया था। उनका मानना था कि अधिगम सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है और अधिक जानकारी व्यक्तियों जैसे कि माता पिता, शिक्षकों और साथियों के साथ अंतःक्रिया करके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जेडपीडी उन कार्यों की ही श्रेणी को संदर्भित करता है जिन्हें एक बच्चा अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से कर सकता है, लेकिन अभी तक स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। जेडपीडी के अंदर संवाद और अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अंतःक्रिया चर्चा और सहयोगात्मक समस्या समाधान के माध्यम से बच्चे अपनी समझ के वर्तमान स्तर या क्षमता के ऊपर स्तर के बीच अंतर को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि संवाद बच्चे को सीखने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे की भाषी विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, बी.एफ. स्किनर, नोम चॉम्स्की। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे में भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? लेवाइगोस्की एक सोवियत मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास और भाषा अधिग्रहण में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका पर बल देता है। वाइगोस्की के अनुसार अधिक जानकारी व्यक्तियों, जो माता पिता, देखभाल करने वालों और सहकर्मियों के साथ अंतःक्रिया, भाषा कौशल और अन्य संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के साथ निकटता से संबंधित है और बच्चे दूसरों के साथ सार्थक अंतःक्रिया और आदान प्रदान के माध्यम से भाषा सीखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत समीपस्थ विकास के जेडपीडी की अवधारणा पर प्रकाश डालता है, जो कार्यों की वह श्रृंखला है जिससे एक बच्चा अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से कर सकता है, लेकिन अभी तक स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है।
भाषा का विकास तब होता है जब बच्चे अपने जेड.पी.डी के अंदर संवाद और सहयोगात्मक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। उन्हें अधिक अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालना है कि सही उत्तर ले वाइगोत्स्की है। तर्क गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों के हेर-फेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क कुछ भी जिसमें दो या से अधिक आयाम शामिल हो। लय, ताल, स्वर, मृद और विशिष्ट पिचों, स्वर और लय के बीच अंतर करना, जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकें। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, वो विचारों के बीच संबंध बनाना। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, व विचारों के बीच संबंध बनाना। गर्दन का सिद्धांत बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापी गई एकल सामान्य क्षमता के रूप में बुद्धि को पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। इसके बजाय वह सुझाव देते हैं कि व्यक्तियों के पास कई बुद्धियों का संयोजन होता है, जिनसे प्रायः जानकारी को संसाधित करने और समस्याओं का समाधान करने के एक भिन्न तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। तार्किक गणितीय बुद्धि शब्द को मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डन के अपने बहु सिद्धांत के हिस्से के रूप में प्रतिपादित किया था। यह तार्किक रूप से तर्क करने, गणितीय समस्याओं को हल करने और आलोचनात्मक रूप से चिंतन करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह बुद्धि तार्किक तर्क, समस्या समाधान और गणितीय चिंतन से संबंधित है। तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति प्रारूप का विश्लेषण करने, गणना करने और जटिल पहेलियों हल करने में निपुण होते हैं। इस बुद्धि में प्रारूप की भी पहचान करने, संबंध बनाने और विचारों के बीच संबंधों को समझने से संबंधित कौशल शामिल हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना शामिल है। छवियों, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क में हेर-फेर करना स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। लय, ताल, स्वर, मधुर के प्रति संवेदनशीलता संगठित संगीत संबंधी बुद्धि से संबंधित है। विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना भी संगीत संबंधी बुद्धि से संबंधित है। अभिकथन किशोरों को जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्य को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। तर्क और मीडिया किशोरावस्था के दौरान समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। अभिकथन है किशोरावस्था
किशोरों की जेंडर भूमिकाओं और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्य को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्मों एक बड़ा प्रभाव डालती है। मीडिया किशोरावस्था के दौरान समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। ए और दोनों सही है, लेकिन एक की और सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है और गलत है। ये सही है और गलत है। अभिकथन है। किशोरों की जेंडर भूमिकाओं और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्य को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्म एक बड़ा प्रभाव डालती है। फिल्मों और विज्ञापनों सहित मीडिया विशेष रूप से किशोरावस्था को प्रारंभिक वर्षों के दौरान दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार को आकार देने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। किशोरों को विभिन्न मीडिया संदेशों से अवगत कराया जाता है, जो अक्सर पारंपरिक जेंडर मानदंडों, भूमिकाओं और रूढ़ियों को शब्द करते हैं। हालांकि तर्ककार बताता है कि मीडिया किशोरों के लिए समाजीकरण की एक प्राथमिक एजेंसी है। यह कारण गलत है, क्योंकि किशोरों के लिए समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी परिवार, स्कूल और सहकर्मी ही है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर परंपरागत पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदित निर्देश लागू करें, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि विभेदित निर्देश लागू करें। विभेदित निर्देश एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो छात्रों की विविध अधिगम की जरूरतों, क्षमताओं और पृष्ठभूमि को पहचानता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को समायोजित करने और सीखने के लिए कई मार्ग प्रदान करने के लिए शिक्षण विधियों, सामग्रियों और आकलन को तैयार करना शामिल है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र की अद्वितीय शक्तियाँ, रुचियों और आवश्यकताओं पर विचार किया जाए, जिससे अधिक प्रभावी और समावेशी शिक्षा संभव हो सके। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को विभेदित निर्देश लागू करना चाहिए। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करना। एक गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए प्रासंगिक या आकर्षक नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और अनुभवात्मक भिन्नता पर विचार नहीं कर सकता। मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करना। मानकीकृत मूल्यांकन विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों की विविध शक्तियों और क्षमताओं को सटीक रूप से अधिकृत नहीं कर सकते हैं और उनके सीखने का उचित प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं कर सकते हैं। बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करना। बहिष्करणीय प्रथा समावेशित और न्यायसंगत शिक्षण को शिक्षार्थियों के खिलाफ
जाती है। सभी छात्रों के लिए एक समावेशी और सहायक सीखने का वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। आकलन को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए और क्या पढ़ाना है। से आकलन को सीखने से निम्न जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। आकलन को बच्चे को समान क्षमता समूह और धीमी सीखने वाले बुद्धिमान बच्चे के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आकलन को बच्चे की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। आकलन को बच्चे के सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। आकलन को शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को निर्देशित और सुनिश्चित करना चाहिए। आकलन कोई भिन्न या पृथक गतिविधियों नहीं है बल्कि यह एक आवश्यक घटना है जो संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एकीकृत होता है। यह एकीकरण औपचारिक निर्देश शुरू होने से पहले ही छात्रों की सीखने की तत्परता का आकलन करके प्रारंभ से ही शुरू हो सकता है। किसी नए विषय या इकाई को शुरू करने से पहले शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान कौशल और तैयारी का आकलन करते हैं। इससे उन्हें छात्रों को उनकी समझ को वर्तमान स्तर पर मिलाने के लिए अपने निर्देशों के अनुकूलित करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि अधिगम के अनुभव उचित रूप से चुनौतीपूर्ण है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर विकल्प 4 है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवाद और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षण उन्मुख है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना एक प्रगतिशील शिक्षा में एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सक्रिय और समाजीकरण है। प्रगतिशील शिक्षा सक्रिय अनुभवात्मक और छात्र केंद्रित अधिगम पर बल देती है। एक प्रगतिशील कक्षा में छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ने, व्यावहारिक गतिविधियों में भाग लेने, सहकर्मियों के साथ सहयोग करने और अवधारणाओं को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक विधियों से भिन्न है जिसमें रटना, निष्क्रिय श्रवण और पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम शामिल हो सकता है।
प्रगतिशील कक्षा छात्रों के बीच आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक और सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देती है। अधिगम का वातावरण व्यक्तिगत छात्रों की रुचियों और ज़रूरतों के प्रति गतिशील, आकर्षक और उत्तरदायी होने के लिए तैयार किया गया है। छात्रों को अपनी शिक्षा का स्वामित्व लेने और कक्षा की चर्चाओं और गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सक्रिय और सामाजिक है। अभिकथन शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। सही विकल्प चुनिए। अभिकथन शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। गलत। तर्क और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। गलत है। ए और दोनों गलत है। ए और दोनों गलत है। अभिकथन समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य दिव्यांग या विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों सहित सभी छात्रों की विधि आवश्यकताओं और क्षमताओं को पूरा करना है। इसमें शिक्षण विधि, सामग्रियों और मूल्यांकन को अपनाना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र को सीखने और सफल होने का समान अवसर मिले। मानकीकृत दृष्टिकोण व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावी रूप से समायोजित नहीं कर सकते हैं। तर्क और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों विभिन्नताओं को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। समावेशी शिक्षा विविधता को पहचानती है और उसे महत्व देती है और इसका लक्ष्य सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि, क्षमताओं या विशेषताओं की परवाह किए बिना समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है। यह अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत शक्तियों का सम्मान करता है और प्रत्येक छात्र की अद्वितीय आवश्यकताओं का समर्थन करता है। जब विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? विशिष्ट बच्चे का सम्मान सामान्य बच्चे के साथ सीखना आवश्यक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभी प्रेरित नहीं होते। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इससे सभी बच्चे को साथ कार्य करने की क्षमता व अलग-अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सिद्ध होते हैं।
होते हैं। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इससे सभी बच्चे के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सिद्ध होते हैं। तो 3 और 4 सही है। एक समावेशी कक्षा एक शैक्षिक वातावरण है जहाँ सभी क्षमताओं, पृष्ठभूमि और सीखने की शैलियों के छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। शिक्षकों को समावेशी कक्षा में शिक्षण की अपनी पद्धतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। उन्हें विभेदित शिक्षण विधियों को अपनाने और सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को प्रवेश देना वास्तव में सभी बच्चे की एक साथ काम करने, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और महत्व देने की क्षमता को मजबूत कर सकता है। यह छात्रों के बीच सामाजिक संपर्क, सहिष्णुता और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। इसलिए विकल्प 2 सही है। विकल्प है क्योंकि यह समावेशी शिक्षा के सटीक परिणामों और शिक्षण दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तनों को दर्शाता है। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर की सोच है, अभिसारी सोच, अन्य सोच, अपसारी सोच है। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अपसारी सोच, अपसारी सोच, अपसारी सोच, अपसारी सोच। लीक से हटकर सोचना समस्या समाधान और विचार निर्माण के लिए एक रचनात्मक और अभिनव दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। इसमें पारंपरिक सीमाओं से परे सोचना, कई दृष्टिकोणों की खोज करना और विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करना शामिल है। अपसारी सोच में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करना, विभिन्न संभावनाओं पर विचार करना और परंपरागत समाधानों की खोज करना शामिल है, जो इसे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को संदर्भ में लीक से हटकर सोचना शब्द के लिए सबसे उपयुक्त सुमेलन बनाता है। अपसारी सोच रचनात्मकता का एक प्रमुख घटक है और अक्सर प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से जुड़ी होती है, जो लचीले
लचीले, कल्पनाशील और अपरंपरागत तरीके से सोचने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को संदर्भ में लेख से हटकर सोचने का इस्तेमाल अपसारी सोच को दर्शाने के लिए किया जाता है। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? विशेष विद्यालय में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चे का विशेष विद्यालयों में नियोजन, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चे के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? सभी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। सभी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य एक ही शिक्षण व्यवस्था में विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं वाले छात्रों सहित सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्रथा से है। यह एक ऐसी वातावरण बनाने पर जोर देता है जहाँ प्रत्येक छात्र उनकी पृष्ठभूमि, क्षमताओं, अक्षमताओं या अन्य विशेषताओं की परवाह किए बिना एक साथ भाग ले सकते, सीख सकते और आगे बढ़ सकते हैं। समावेशन में क्षमताओं और आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और कक्षा में वातावरण को अपनाना शामिल है। यह मुख्य धारा को आने को प्रोत्साहित करता है जहाँ दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले छात्र अपने सामान्य साथियों के साथ सीखते हैं। समावेश से विविधता को बढ़ावा देने, समुदाय की भावना को बढ़ावा देने और उन्हें अधिक समावेशी और विविध समाज के लिए तैयार करने से सभी छात्रों को लाभ होता है। पठन वैकल्पिक मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? सुनना, पढ़ने से, बोलने से, बोलने व सुनने से, बोलने से। पठन वैकल्पिक मुख्यतः किससे चुनौतियों से संबंधित है? पढ़ने। पठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की पढ़ने, वर्तनी, लिखने और कभी-कभी बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसके लक्षण सटीक और या धारा प्रवाह, शब्द पहचान में कठिनाई और खराब वर्तनी और डिकोडिंग क्षमता है। पठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया से पीड़ित लोगों को ध्वनि संबंधित जानकारी को संसाधित करने में चुनौतियाँ हो सकती हैं, जो अक्षरों को उनकी ध्वनि संबंधित ध्वनियों के साथ जोड़ने और शब्दों को सटीक रूप से कोटबद्ध करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने में चुनौतियों से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? सकारात्मक अधिगम सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, उपरोक्त समावेशन, मानकीकृत निर्देश। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? मानकीकृत निर्देश, मानकीकृत निर्देश। समावेशी शिक्षा एक लक्ष्य, एक विविध, सहायक और न्यायसंगत शिक्षण वातावरण बनाना है जहाँ सभी छात्र सफल हो सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सकते हैं। समावेशी कक्षाएं सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश, पाठ्यक्रम और शिक्षण रणनीतियों को अपनाने पर जोर देती है। समावेशी कक्षा की विशेषता निम्नलिखित है। सकारात्मक अधिगम समावेशी कक्षा सहयोगात्मक और सकारात्मक अधिगम वातावरण को बढ़ावा देती है जहाँ छात्र एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की शिक्षा का समर्थन करते हैं और समूह गतिविधियों में संलग्न होते हैं। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन समावेशी कक्षा सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन UDL का उपयोग करती है जिसमें ऐसे पाठ्यक्रम और निर्देश डिजाइन करना शामिल है जो सभी छात्रों के लिए सुलभ और फायदेमंद हो, चाहे उनकी क्षमता या सीखने की शैली कुछ भी हो। उपयुक्त समायोजन समावेशी कक्षाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समायोजन और सहायता सेवाएं प्रदान करती हैं कि दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले छात्र अपने सामान्य साथियों के साथ पूरी तरह से भाग ले सकें और सीख सकें। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मानकीकृत निर्देश समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं बताते हैं। मानकीकृत निर्देश समावेशी कक्षा मानकीकृत निर्देशों पर निर्भर नहीं होते हैं जो सभी छात्रों के साथ सामान्य व्यवहार करती हैं। इसके बजाय वे प्रत्येक छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानते हैं और समायोजित करते हैं। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को स्कूल में शिक्षकों को एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, पर सोचने को हतोत्साहित करना चाहिए। सीखने को कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को सीखने की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। माध्यमिक स्कूल शिक्षा का एक चरण है जहाँ छात्र प्राथमिक से हाई स्कूल में संक्रमण कर रहे हैं। इस चरण के दौरान शिक्षकों के लिए छात्रों के कौशल और क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, जो सामग्री को बारी बारी से याद करने से परे हो।
सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करने में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, स्वनिर्देशित शिक्षा और सूचना प्रसारण जैसे कौशल को बढ़ावा देना शामिल है। ये कौशल छात्रों को स्वतंत्र और आजीवन सीखने वाले बनने के लिए सशक्त बनाते हैं। इस प्रकार संयुक्त एक रूपी व कठोर पाठ्यक्रम का पालन करें। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को अपनी छात्रों की विविध आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने के लिए अपने पाठ्यक्रम के अनुकूलित करना चाहिए, जिससे लचीलेपन और भेदभाव की अनुमति मिल सके। मानकीकृत आकलन का पालन करें। हालांकि आकलन महत्वपूर्ण है, केवल मानकीकृत आकलन महत्वपूर्ण है, केवल मानकीकृत आकलन पर निर्भर रहने से छात्रों की क्षमताओं की पूरी श्रृंखला का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है और यह उच्च कर्म सोच कौशल को विकास को सीमित कर सकता है। प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करें। माध्यमिक स्कूल शिक्षा को प्रश्न पूछने और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पर छात्र प्रश्न पूछने और नए विचारों की खोज करने में सहज महसूस करें। अधिगम को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जानकारी को स्मरण पर जोर देते हैं। प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देश की भूमिका पर जोर देते हैं। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। पुनर्बनन व सजा को इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। अधिगम को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने में सामाजिकरण संदर्भों की भूमिका को हम मानते हैं। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, जो कि लीवाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित है, सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व पर जोर देते हैं। सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण को शिक्षार्थियों को अपने स्वयं को सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखता है और वे सामाजिक और सहयोगात्मक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। वे ज्ञान और समझ को निर्माण में योगदान करते हैं। इस सिद्धांतों के अनुसार अधिगम का सहयोगात्मक और सामाजिकरण गतिविधियाँ हैं जो दूसरों, विशेषकर अधिगम जानकार व्यक्तियों को साथ अंतः क्रिया के माध्यम से होती है। अधिगम केवल जानकारी का अधिग्रहण नहीं है, बल्कि सार्थक अंतःक्रियाओं और चर्चाओं के माध्यम से ज्ञान का निर्माण भी है। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलन द्वारा, पुनर्बनन, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। पियाजे और वाइगोस्की दोनों ने सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया।
पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सक्रिय अन्वेषण, प्रयोग और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनका मानना था कि बच्चे अपने कार्य और अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। नई जानकारी को समायोजित करने के लिए अपनी मानसिक संरचनाओं को लगातार अनुकूलित करते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने में सामाजिक संपर्क और सहयोगी की भूमिका पर जोर देता है। उन्होंने समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणाओं का प्रस्ताव दिया है, जहाँ शिक्षक या साथियों जैसे अधिक जानकार व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखना होता है। दूसरों के साथ सक्रिय जुड़ाव और ZPD के भीतर सार्थक गतिविधियों में भागीदारी संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? भय उत्पन्न करके, तनाव उत्पन्न करके, सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों को उपयोग को प्रोत्साहित करके। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थी में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों को उपयोग को प्रोत्साहित करके। छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को सुविधाजनक बनाने में एक ऐसा वातावरण बनाना शामिल है जो महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक और प्रभावी समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसे रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना रचनात्मक सोच और सीमा समस्या को कई समाधानों को खोज को बढ़ावा देता है। यहाँ छात्रों को गहन रूप से सोचने, संबंध बनाने और समस्याओं के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त छात्रों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों, व्यक्तिगत अध्ययन और सहयोगी गतिविधियों में शामिल करने से उनके ज्ञान और कौशल को लागू करने के लिए व्यवहारिक और प्रासंगिक संदर्भ प्रदान करके उनकी समस्या समाधान क्षमताओं को और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों को उपयोग को प्रोत्साहित करना है। जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं, तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तनाव, शर्महीनता, संतुष्टि। जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं, तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। संतुष्टि एक सकारात्मक और सहायक सीखने का माहौल बनाना जो संतुष्टि, उपलब्धि और सफलता की भावनाओं को बढ़ावा देता है। छात्रों को समग्र
कल्याण में ये योगदान दे सकता है और उनके सीखने के परिणामों को बढ़ा सकता है। संतुलित की भावना का अनुभव करने में छात्रों को सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। जब छात्र अपनी उपलब्धियों से संतुष्टि महसूस करते हैं तो यह उनकी उपलब्धि की भावना को मजबूत करता है और सीखना जारी रखने के लिए प्रेरणा देता है। संतुष्टि जैसी सकारात्मक भावनाएं बढ़ी हुई व्यवस्था, बढ़ी हुई स्मृति, प्रतिधारण और सीखने के प्रति अधिक अनुकूल दृष्टिकोण से जुड़ी है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जब विद्यालय संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। बच्चों द्वारा उनकी पिछली समझ के आधार पर सहज अनुमान इस प्रकार होनी चाहिए। हतोत्साहित सुविधा प्रदान करना, खारिज दंडित बच्चे द्वारा उनकी पिछली समझ के आधार पर सहज अनुमान इसी प्रकार होनी चाहिए। सुविधा प्रदान करना। शिक्षक एक सकारात्मक और सहायक शिक्षण माहौल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ छात्र अपने विचारों को साझा करने, सहज अनुमान लगाने और रचनात्मक चर्चाओं को शामिल करने में सहज महसूस करते हैं। यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण सोच कौशल के विकास और अवधारणाओं की गहन समझ में योगदान देता है। बच्चे को उनकी पिछली समझ के आधार पर सहज अनुमान लगाने की सुविधा देना उनके संज्ञानात्मक विकास और महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देने महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपने विचारों और परिकल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने से उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने और अपने मौजूदा ज्ञान का पता लगाने में मदद मिलती है। यह शिक्षकों को उनकी सोच को निर्देशित करने और मजबूत करने के अवसर भी प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने सहज अनुमानों को परिष्कृत करने और अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बच्चे द्वारा उनकी पिछली समझ के आधार पर सहज अनुमानों को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, निष्क्रिय अनुमान पर भौतिक पुरस्कार देकर, खोज व अन्वेषण द्वारा विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। खोज व अन्वेषण द्वारा छात्रों में अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में उनके किस पूर्ण रूप से संलग्न होने, अन्वेषण करने और अवधारणाओं की समीक्षा का निर्णय करने के अवसर पैदा करना शामिल है। खोज व अन्वेषण द्वारा अधिगम छात्रों को सामग्री, विचारों और स्थितियों का पता लगाने और उनमें हेरफेर करने की अनुमति देता है, जिससे गहन क्षमता और आलोचनात्मक सोच उत्पन्न होती है। यह दृष्टिकोण रचनावादी और अनुभवात्मक शिक्षण सिद्धांत के साथ
संरेखित है, जो सक्रिय भागीदारी और व्यावहारिक अन्वेषण पर जोर देता है। प्रयोग, खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहित करके शिक्षक छात्रों को अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ने और विषय वस्तु की गहन और अधिक सार्थक समझ विकसित करने में सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि छात्रों में अधिक निर्माण की प्रक्रिया को खोज व अन्वेषण द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए। समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। तर्कात्मक संबद्धता, पक्षगामी कार्यकारी युक्ति, सहानुभूति, कलन विधि। समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। प्रक्रियात्मक बद्धता, कार्यात्मक बद्धता एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह को संदर्भित करती है, जहाँ व्यक्ति वस्तुओं या अवधारणाओं को केवल अपनी परिस्थिति या समस्या भूमिकाओं के रूप में देखते हैं, जिससे समस्याओं में रचनात्मक या अभिनय समाधान के साथ आने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। यह किसी की दृष्टिकोण को सीमित करके और वैकल्पिक उपयोग या दृष्टिकोण पर विचार करने से रोककर समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न कर सकता है। समस्या समाधान रणनीति निम्नलिखित है। पक्षगामी कार्यकारी युक्ति, इस रणनीति में अंतिम लक्ष्य से शुरुआत करना और उन लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आवश्यक कदमों को निर्धारित करने के लिए पीछे की ओर काम करना शामिल है। कुछ समस्या समाधान स्थितियों में यह एक उपयोगी दृष्टिकोण है। सहानुभूति, हॉरिस्टिक मानसिक सूक्ष्म विधि, यह अंगूठे के नियम है जो जल्दी से एक समाधान उत्पन्न करके समस्या समाधान को सरल बनाते हैं, जो अक्सर उचित होता है लेकिन इष्टतम न होने की गारंटी नहीं होती है। कलन विधि एल्गोरिदम समस्याओं को हल करने के लिए व्यवस्थित और चरण दर चरण प्रक्रियाएं हैं। यदि सही ढंग से पालन किया जाए तो सही समाधान की गारंटी होती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रक्रियात्मक बद्धता समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षाओं में सीखने निष्क्रिय रूप से होता है, का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित होता है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। सामाजिक रचनावादी कक्षाओं की विशेषता सामाजिक संपर्क, सहयोग और साझा सीखने के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस दृष्टिकोण में सीखना निष्क्रिय नहीं है बल्कि सक्रिय और आकर्षक है, जिसमें छात्र को अपने शिक्षार्थियों और शिक्षकों के साथ सार्थक अंतःक्रिया और चर्चा में शामिल करने पर जोर दिया जाता है। सामाजिक रचनावादी कक्षा सार्थक अनुभवों, चर्चाओं और सहयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम
से सामाजिक संपर्क, सहकारी शिक्षा और ज्ञान के निर्माण के महत्व देती है। इस प्रकार सामाजिक रचनावादी कक्षाओं में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। यह प्रकृति में निष्क्रिय है। सामाजिक रचनावादी कक्षाएं सक्रिय भागीदारी और जुड़ाव को बढ़ावा देती है, जहाँ छात्र बातचीत, चर्चा और सहयोग गतिविधियों के माध्यम से अपनी समझ बनाने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। यह पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। सामाजिक रचनावादी कक्षाएं पाठ्यपुस्तकों से परे विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों और अनुभवों को प्राथमिकता देती है, जिनमें व्यावहारिक गतिविधियाँ, वास्तविक दुनिया के संदर्भ और दूसरों के साथ अंतःक्रिया शामिल है। क्या परीक्षा केंद्रित है? सामाजिक रचनावादी शिक्षा केवल परीक्षा की तैयारी के बजाय ज्ञान को समझने और निर्माण करने पर केंद्रित है। हालांकि मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन समग्र जोर गहन समझ और आलोचनात्मक सोच पर है। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या, सक्रिय पाठ्यचर्या और मानकीकृत। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की विफलता के लिए जिम्मेदार है? पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या का मानकीकरण। पाठ्यचर्या मानकीकरण पाठ्यचर्या का मानकीकरण से तात्पर्य व्यक्ति भिन्नता, आवश्यकताओं और संदर्भों पर विचार किए बिना सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम को डिजाइन करने और लागू करने की प्रथा से है। यह दृष्टिकोण कई कारणों से बच्चे की विफलता में योगदान दे सकता है। व्यक्तिकरण का अभाव। मानकीकृत पाठ्यचर्या व्यक्तिगत छात्रों की विविध शिक्षण शैलियों, क्षमताओं और रुचियों को पूरा नहीं कर सकता है। इससे पाठ्यचर्या और छात्रों की ज़रूरतों के बीच अंतर पैदा हो सकता है, जिससे परिणाम स्वरूप कुछ शिक्षार्थियों के लिए कठिनाइयों और असफलता हो सकती है। अपर्याप्त जुड़ाव। जब पाठ्यचर्या की सामग्री छात्रों के जीवन और अनुभवों के लिए प्रासंगिक आकर्षक नहीं होती है, तो वे उदासीन, हतोत्साहित हो सकते हैं और शैक्षणिक रूप से संघर्ष करने की अधिक संभावना हो सकती है। दबाव और तनाव। मानकीकृत परीक्षण और कठोर पाठ्यचर्या आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने पर छात्रों पर अनुचित दबाव बन सकता है, जिससे तनाव, चिंतन और शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी आ सकती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पाठ्यचर्या का मानकीकृत बच्चे की विफलता के लिए जिम्मेदार है।